रूस की युग फोर्स का यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी कहर। होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर गोले दागे गए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। और अगली अहम खबर है, रूसी युद्धक हेलीकॉप्टर का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला हुआ। रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर का यूक्रेन के ऊपर ये बड़ा अटैक हुआ है। युद्ध हेलीकॉप्टर का बारूदी प्रहार यहां पर जारी है और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के फाइटर जेट सुखोई 34 का बारूदी प्रहार। यूक्रेनी ठिकानों पर M62 बॉम्ब गिराए गए हैं। एक और अहम खबर आ रही है, इजरायल के इलियट शहर में ड्रोन से अटैक हुआ है। इजरायल में ड्रोन हमला कैमरे में कैद हो गया। ड्रोन हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका। और जहां एक तरफ पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने से रूस में जश्न का माहौल है, तो वहीं रूस के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में खौफ पसरा हुआ है। यूक्रेनी सेना सहमी हुई है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सन्न है, क्योंकि नए कार्यकाल के साथ ही यूक्रेन में किसी भी वक्त दहन काल का आगाज हो सकता है। आखिर कैसे पुतिन के बारूदी प्रकोप से आधे से ज्यादा यूक्रेन होगा राख, देखिए इस रिपोर्ट में। 5वीं बार पुतिन के रूस की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही यूक्रेन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रेसिडेंट पुतिन प्रतिशोध का नया फेज शुरू करेंगे। जिसका साफ और सीधा मकसद है यूक्रेन के हर गुनाह, हर वॉर क्राइम का हिस्सा, वो भी विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन का बचना करीब करीब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि चुनावों में जीत का परचम लहराने के साथ ही पुतिन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लिहाजा अब यूक्रेन पर फुल फ्लेजेड अटैक होगा, वो भी अलग अलग फ्रंट पर। जी हां, अब तक यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, मगर अब पुतिन ने रूसी डिफेंस को यूक्रेन के उत्तर पूर्व इलाके पर भी हमले का ऑर्डर दे दिया है। मतलब ये कि यूक्रेन की राजधानी कीव से ओडेसा रीजन तक के इलाके में रूसी ब्रिगेड बारूदी तांडव मचाएगी। विध्वंसक हथियारों से करीब 50% यूक्रेन में तबाही मचाएगी। पुतिन अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार यूक्रेन पुतिन का बारूदी ताप पहले से ज्यादा घातक अंदाज में देखेगा। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के षड्यंत्रों की पूरी कुंडली तैयार कर रखी है।
और जानते हैं अब की बार पुतिन अपने हर सैनिक, हर हथियार, हर लड़ाकू विमान और हर जंगबाज की तबाही का बदला लेंगे। वैसे तो रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर जब से 2024 का आगाज हुआ तब से यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंस से रूसी डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाया। जी हां, यूक्रेनी डिफेंस ने जनवरी 2024 से अब तक रूसी वायुसेना के करीब 16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और इसके अलावा यूक्रेन ने रूस का एक IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान बेलगोरोड में ध्वस्त किया, जबकि एक A-52 ही विमान को मिसाइल हमले के जरिए आसमान में शॉट डाउन कर दिया गया है। अगर बात रूसी नौसेना के जंगबाजों की करें तो जनवरी 2024 से अब तक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के करीब 3 युद्धपोत यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन ने सी ड्रोन के जरिए रूसी नौसेना के सरगई कोतोव, जो कि एक पेट्रोलिंग युद्धपोत था, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी विध्वंसकों के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जनवरी 2024 से अब तक रूस की 13 ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन हमला कर चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस के लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टोही विमान और समुद्री जंगबाजों की बलि ली। लेकिन अब पुतिन ने साफ ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन जिससे चाहे मदद मांग ले, किसी भी मुल्क से हथियारों की खेप मंगा ले, मगर अब यूक्रेन का कोना कोना बारूद से पाट दिया जाएगा। यूक्रेन के हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुतिन ब्रिगेड अब यूक्रेन से सटे सरहदी इलाकों पर सुरक्षा घेरा भी तैयार करेगी। जी हां, यूक्रेनी बॉर्डर से सटे इलाकों पर सैनिकों की तादाद बढ़ेगी। बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन में मिसाइलों की तैनाती होगी। वहीं यूक्रेन के हमले वाले इलाकों को बफर जोन बनाया जाएगा। यानी जिस तरह बीते एक सप्ताह से बेलगोरोद और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हमले कर रही थी, रूसी विद्रोहियों का बारूदी कोहराम चरम पर था। अब उन इलाकों को नो मैन्स लैंड बनाया जाएगा। और बेलगोरोद कुर्स्क के रास्ते यूक्रेन में पुतिन की फौज दाखिल होगी। मतलब ये कि जिस तरह पूर्वी यूक्रेन के अवदीव्का, डोनेस्क और लुहांस्क को पुतिन ने अपने बारूदी ताप से राख किया, ठीक उसी तरह अब कीव से लेकर ओडेसा तक का इलाका यानी आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के प्रचंड प्रहार से थर्रा जाएगा। क्योंकि 6 मई को व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लिहाजा उससे पहले रूसी डिफेंस यूक्रेन में इतना बारूद बरसाएगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। मोल्डोवा से अलग हो चुके रूस समर्थक स्वायत्त राज्य ट्रांसनिस्ट्रिया में पहली बार यूक्रेन युद्ध की बारूदी आंच पहुंची है। ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल के एयरबेस पर तैनात एक हेलीकॉप्टर पर कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में Mi-8 MT हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है।
तिरास्पोल के एयरबेस पर एक Mi-8MT हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। एयरबेस पर लगे एक सर्विलांस कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही थी। तभी कैमरे के फ्रेम में तेज गति से आता हुआ एक कामिकाज़े ड्रोन नजर आता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया यह ड्रोन पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। इस ड्रोन हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया का Mi-8MT हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। हेलीकॉप्टर से काला धुआं उठने लगा और एयरबेस के कई 100 मीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। इस ड्रोन के हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी के सबसे सुरक्षित एयरबेस पर खड़ा एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गया। हेलीकॉप्टर के रॉकेट और मिसाइल सिस्टम जलकर खाक हो गए। ट्रांसनिस्ट्रिया 1991 में मोल्दोवा से अलग होकर खुद को स्वायत्त क्षेत्र कहने वाला इलाका है और ये यूक्रेन के ओडेसा से सटा है। इस पट्टी में रूस ने कई सैन्य बेस बना रखे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की सुरक्षा की आंशिक जिम्मेदारी रूस संभालता है। यहाँ रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम हैं और माना जा रहा है कि रूस समर्थक ट्रांसनिस्ट्रिया की सरकार को यह हेलीकॉप्टर भी पुतिन ने दिया था। हमला उस वक्त किया गया जब ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल में रहने वाले रूसी नागरिक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर रहे थे। तो क्या यह मतदान प्रभावित करने के लिए किया गया था या फिर इस हमले से युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है? फिलहाल इस हमले के पीछे दो तरह की थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि हमला यूक्रेनी सेना की ड्रोन ब्रिगेड ने किया। यूक्रेन के ओडेसा से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किया गया। मोल्दोवा भी इस हमले में शामिल हो सकता है। कुछ ही दिन पहले ट्रांसनिस्ट्रिया रूस को विलय प्रस्ताव भेज चुका है। मोल्दोवा नहीं चाहता कि उसका विवादित इलाका रूस में शामिल हो, इसीलिए मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया पर दबाव बनाने के लिए हमला कराया। लेकिन पश्चिमी मीडिया इस हमले की दूसरी थ्योरी बता रहा है। दूसरी थ्योरी यह है कि पुतिन मोल्दोवा को जंग में घसीटना चाहते हैं। जंग छिड़ने से रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की जमीन से यूक्रेन और मोल्दोवा पर हमला कर देगा। जंग शुरू कराने के लिए ही पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। यूरोप मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने ट्रांसनिस्ट्रिया के हेलीकॉप्टर पर हमला किया है। इस हमले के बारे में ट्रांसनिस्ट्रिया सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा है कि हमले की जांच की जा रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया में जंग का नया फ्रंट खुलने की आशंका कई महीने से जताई जा रही थी और अब पहली बार यूक्रेन युद्ध की आग ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंची है। अगर हेलीकॉप्टर हमले में यूक्रेन या मोल्दोवा के शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन में जंग का नया फ्रंट खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और ब्रेकिंग न्यूज है, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। थर्ड असॉल्ट ब्रिगेड की रूसी सैनिकों पर फायरिंग। यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया हमले का वीडियो। कॉम्बैट ऑपरेशन में रूस के 100 सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इधर गाजा में हमास ने एक बार फिर अपने कमांड सेंटर को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इजरायली सेना मुस्तैद थी। बीती रात इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर छापेमारी की। आपको याद होगा, यहाँ हमास ने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था और नवंबर के महीने में इजरायली सेना के साथ यहाँ जबरदस्त जंग हुई थी। इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है और दूसरी ओर अब हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए इजरायल राफा बॉर्डर पर हमले की योजना बना रहा है।
गाजा का अल शिफा अस्पताल एक बार फिर धमाकों से दहल उठा। आधी रात के बाद अचानक यहां इजरायली फौज का हमला हुआ। अस्पताल के कैंपस को घेर लिया गया और फिर फायरिंग शुरू हो गई। इजरायली फौज रात 2:30 बजे अस्पताल में दाखिल हुई। अस्पताल को घेरकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। सेना को हमास के लड़ाकों के पहुंचने की खबर मिली थी। नवंबर 2023 में भी सेना ने यहां ऑपरेशन चलाया था। दिसंबर में अस्पताल से हमास का पूरी तरह सफाया हो गया था। इसके बाद यहां इजरायल ने अपनी खुफिया एजेंसी को तैनात कर दिया था। अस्पताल में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों के पहुंचने की खबर पुख्ता होने के बाद फिर ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अस्पताल के हर कमरे की तलाशी ली गई। शक के आधार पर 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना का मिशन सोमवार को पूरे दिन जारी रहा। सेना के ऑपरेशन के दौरान कई लोगों ने भागने की कोशिश की और अस्पताल में फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। इजरायली सेना का दावा था कि अल शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर था और एक बार फिर हमास यहां अपने कमांड सेंटर को शुरू करने की कोशिश में था। इससे पहले इजरायली सेना को गाजा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ मारवान इस्सा को मार गिराने का दावा किया है। गाजा के दूसरे इलाकों में भी जंग जारी है। सीजफायर पर बातचीत के बीच इजरायली सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेना का दावा है कि हमास के अंडरग्राउंड हो चुके लड़ाके फिर से लौट आए हैं और सेना पर हमले कर रहे हैं। इजरायल की आर्मी ने एक बार फिर ड्रोन से सर्च अभियान शुरू किया है। वायुसेना से भी मदद ली जा रही है। कतर में सीज फायर पर फिर बातचीत शुरू हुई है। राफा पर इजरायल हमले की तैयारी कर रहा है। राफा में लाखों लोगों ने शरण ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने राफा पर हमला करने की सैन्य योजना को मंजूरी दे दी। राफा में 10,40,000 लोग मौजूद हैं। राफा में हमास के लड़ाके भी छिपे हुए हैं। गाजा में हमले के दौरान लड़ाके राफा भाग गए थे। अमेरिका और दूसरे देशों ने चेतावनी दी है कि राफा पर हमले होने से बड़ी त्रासदी होगी, लेकिन इजरायल अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है। इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास के सुरंगों पर हमला किया है। ये सुरंग गाजा के उत्तरी इलाके में थी। सेना के मुताबिक हमास की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया गया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया के किसी दबाव का गाजा मिशन पर कोई असर नहीं होगा और इजरायल अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इजरायल गाजा में ऑपरेशन जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की वायुसेना अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने पहुंची। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन अफगानी लैंड पर पाकिस्तान के इस अटैक से तालिबान भड़क उठा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की धमकी दे दी है। अल्लाहु अकबर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। दोनों मुल्क किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष का आगाज कर सकते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक। दरअसल जुरान लाइन की चौकियों पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। बस फिर क्या, इन हमलों का पलटवार करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के खोश्त और पाकटीका इलाके में हमला किया।
टीटीपी के कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हवाई हमला हुआ। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में करीब 8 लोगों की मौत की खबर है। वैसे तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के बेस कैंप को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान के इस अटैक से तालिबान भड़क गया और अफगान लैंड पर हवाई हमला करने वाले पाकिस्तान को सीधे युद्ध की धमकी दे दी। मसलन पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की ओर ना बढ़े, वरना इन हवाई हमलों का तालिबान इस अंदाज में जवाब देगा जिससे पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के हमले में कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। वहीं तालिबान का दावा है कि वो टीटीपी जैसे संगठनों को पनाह नहीं देता। वहीं इसके ठीक उलट पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी हमले के लिए अफगानी सरजमी का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। टीटीपी के टारगेट पर हमेशा से पाकिस्तानी फौज रही है। जैसे ही टीटीपी को मौका मिलता है वो पाकिस्तान में मौजूद सेना के अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल देती है। बीते कई सालों से पाकिस्तान टीटीपी के खौफ में जीने को मजबूर है, लिहाजा टीटीपी के ठिकानों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मगर अब टीटीपी के साथ साथ अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया है, यानी किसी भी वक्त अफगान फ्रंट से पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तालिबान की पाकिस्तान को दी गई धमकी के क्या मायने हैं और आखिर तालिबान पाकिस्तान के बीच जंग के हालात क्यों बन रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर हदें पार कर दी हैं? दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तारीख 15 अगस्त 2021। इन तस्वीरों को ना तो तालिबान भूला होगा और ना ही अमेरिका। यह अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल का अंत था। 20 साल के संघर्ष के बाद तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने पर मजबूर कर दिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में अमेरिकी फौज पर हमले किए थे। तालिबान ने बेहद ताकतवर अमेरिका के कई बेस पर हमले किए थे। आखिरकार अमेरिकी फौज न सिर्फ वापस आई, बल्कि तालिबान में अरबों डॉलर के हथियार, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी छोड़ गए और आज वही हथियार तालिबान की सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। तालिबान न सिर्फ अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों से संबंध भी सुधार रहा है। यही वजह है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो यह तालिबान से बर्दाश्त नहीं हुआ और पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबक सिखाने की धमकी दे डाली। जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी के आतंकियों को अपने यहां शरण दे रहा है। कुछ दिन पहले ही टीटीपी के हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बदला लेने की कसम खाई थी। आसिफ अली जरदारी के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि यह वो तालिबान नहीं है जो पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप में रहकर अमेरिकी फौज पर अटैक करता था, बल्कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है और उसके पास अमेरिका के छोड़े गए अरबों के हथियार हैं। लाल सागर दहक रहा है, काले सागर में युद्ध हो रहा है। अब पीले सागर में भी तनाव बढ़ गया है, क्योंकि आज सुबह नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 3 मिसाइलें दागी हैं, जिससे साउथ कोरिया की घबराहट बढ़ गई है। दो महीने से शांत नॉर्थ कोरिया अचानक से उबल पड़ा और जिसका असर यह हुआ कि पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया। साउथ कोरिया और जापान ने दावा किया है कि सुबह करीब 7:44 पर मिसाइल दागी गई। फिर उसके 38 मिनट बाद 8:22 पर 2 मिसाइल और दागी गई।
तीनों शॉर्ट रेंज मिसाइलें थी जिनकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ये प्योंगयांग से जापान सागर की तरफ दागी गई, जो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एकदम पास गिरी। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल दागने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसे जापान और अमेरिका ने उकसावे का एक्शन बताया है, जबकि साउथ कोरिया में इस टेस्ट से हड़कंप मच गया। लोग रेलवे स्टेशन और दूसरी जगह लगी स्क्रीन पर इस खबर को देखते हुए मिले। साउथ कोरिया ने कहा है, हमें जानकारी मिली है कि पड़ोसी देश ने शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है। प्योंगयांग की यह हरकत कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाने वाली है। इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलें ऐसे वक्त में दागी हैं जब 3 दिन पहले साउथ कोरिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल खत्म हुई, जिसमें दोनों देशों के 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वॉर ड्रिल 11 दिनों तक चली थी। इसके अलावा जिस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन साउथ कोरिया दौरे पर जाने वाले थे, वो डेमोक्रेटिक समिट में हिस्सा लेने सियोल पहुंच चुके हैं। उससे कुछ घंटे पहले नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया। ऐसा माना जा रहा है कि किम जोंग ने युद्धाभ्यास और ब्लिंकन के दौरे से चिढ़कर ऐसा किया है। इसके जरिए किम जोंग ने एक तरीके से धमकी दी है कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी भी गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे फिर सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भीषण आग से बड़ा हादसा हो गया है। आग में झुलसकर एक महिला की मौत। प्रयागराज में एक घर में लगी थी आग। आग कैसे लगी, जांच जारी है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर है ये, भीषण आग का कहर। हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी मिल रही है। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। एक घर में लगी है ये आग और इस आग में जलकर एक की मौत हो गई है। चुनाव जीतने के बाद पुतिन की पहली प्राथमिकता रूस में घुस चुके विद्रोहियों को खत्म करना है। पुतिन का हस्ताक्षर हो चुका है और मिशन की शुरुआत भी कर दी गई है। बेलगोरोड में भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना हवा और जमीन दोनों से विद्रोहियों पर आग बरसा रही है। लेकिन इन 15 दिनों में रूस ने जो नुकसान उठाया है वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की आधी से ज्यादा बड़ी रिफाइनरी बंद हो गई है। तेल की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती बेलगोरोड और कुर्स्क से हो रहे ड्रोन हमलों से निपटना है। रात के अंधेरे में हवा को चीर कर आगे बढ़ता एक छोटा सा विध्वंसक। रडार को चकमा देकर आगे बढ़ती यूक्रेन की एक ऐसी मशीन जिसके जमीन छूते ही भड़क उठती है ज्वाला। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने वो कर दिखाया है जो ब्रिटिश मिसाइलें नहीं कर सकी। यूक्रेन के ड्रोन ज़ेलेंस्की की वो हसरत पूरी कर रहे हैं जिसकी चाहत में ज़ेलेंस्की नेटो के सामने लॉन्ग रेंज हथियार देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। ये देखने में बेहद छोटे हैं, इनमें विस्फोटक भी बेहद कम होते हैं, लेकिन धमाका किसी मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा हो रहा है। वजह है यूक्रेन की रणनीति। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन से ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जहां धमाके के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यूक्रेन के तमाम ड्रोन रूस की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ताबड़तोड़ अटैक में रूस के कई अहम इलाकों को टारगेट किया गया। ऑयल रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, एयर डिफेंस फैक्ट्री, मॉस्को के एयरपोर्ट।
यूक्रेन अगर ड्रोन से किसी रिहायशी इलाके में हमला करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन तेल और गैस के भंडार वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। तेल के जिन ठिकानों पर एक छोटी सी चिंगारी से धमाका हो सकता है, वहां 15 से 20 किलो के विस्फोटक से धमाका बड़ी तबाही ला रहा है। यूक्रेन की रणनीति से उसे एक और फायदा हो रहा है। यूक्रेन पर आम लोगों की हत्या का आरोप नहीं लग रहा। रूस यूक्रेन के हमलों को लेकर सहानुभूति नहीं ले पा रहा। आम लोगों की जगह रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। किसी ड्रोन के हमले से किसी रिहायशी इमारत का कुछ हिस्सा ही क्षतिग्रस्त होता है, उसे दोबारा आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन किसी ऑयल रिफाइनरी को बनाने में कई महीनों का वक्त लगता है और भारी भरकम खर्च आता है। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यूक्रेनी ड्रोन की रेंज। इस बार यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से 800 से 1000 किलोमीटर दूर मौजूद रिफाइनरी पर भी हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस की कुल रिफाइनरी में से आधे को भस्म कर चुका है। यूक्रेन का हमला जारी रहा तो जल्द ही रूस बहुत बड़े तेल संकट से घिर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि कितनी रिफाइनरी भस्म हो गई और यूक्रेन के कौन से हथियार इस वक्त तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 30 बड़ी ऑयल रिफाइनरी के बारे में आधे को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन का ड्रोन हमला 15 ऑयल रिफाइनरी को भस्म कर चुका है। ज्यादातर हमले यूक्रेन बॉर्डर के आसपास हुए हैं। रिपोर्ट की माने तो कुछ ऐसी ऑयल रिफाइनरी भी टारगेट बनी जो यूक्रेन की सीमा से 750 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 900 किलोमीटर दूर 2 रिफाइनरी को भी यूक्रेन टारगेट करने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के पास इस वक्त कई लॉन्ग रेंज के ड्रोन हैं। UJ-22 ड्रोन 20 किलो विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। इसके अलावा UJ-26 बीवा ड्रोन से भी यूक्रेन हमले कर रहा है। ये ड्रोन भी 20 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के पास AQ-400 ड्रोन भी है, जिसके बारे में कहा जाता है ये 32 किलो विस्फोटक लोड हो सकता है इसमें और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। यूक्रेन की सेना R-15 ड्रोन से भी लैस है। ये ड्रोन 15 किलो के विस्फोटक से हमला कर सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। यूक्रेन का EOT ड्रोन बेहद घातक है क्योंकि ये 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है। यूक्रेन के पास फिलहाल 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन हैं, लेकिन रूस में इनसे भी ज्यादा दूरी तक हमले हो रहे हैं। इसकी वजह बेलगोरोद और कुर्स्क में मौजूद विद्रोहियों को माना जा रहा है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस में घुसे विद्रोही यूक्रेनी ड्रोन से लैस हैं। कुर्स्क और बेलगोरोद से ड्रोन हमले हुए। एयर डिफेंस सिर्फ यूक्रेन की सीमा पर तैनात है, इसलिए यूक्रेनी ड्रोन के हमले कामयाब हुए। रूस में घुसे विद्रोही कुर्स्क तक पहुंच चुके हैं। कुर्स्क के इलाके यूक्रेन की सीमा से 428 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी 1000 किलोमीटर के रेंज वाले ड्रोन रूस में यूक्रेन की सीमा से 1500 किलोमीटर तक पहुंच पा रहे हैं। विद्रोहियों के हमले की वजह से ही शनिवार की रात को यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के एयरपोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि मॉस्को की सुरक्षा में कई एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए ड्रोन से एयरपोर्ट पर धमाके नहीं हो सके। रविवार को क्रास्नोदर के इलाके में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। ये यूक्रेन बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस के लिए अब सबसे बड़ी चिंता रूस की जमीन से ही हो रहे ड्रोन हमले।
वोटिंग के आखिरी दिन बेलगोरोद में कई हमले हुए। बेलगोरोद की सड़क पर धमाकों से दहशत मची। बेलगोरोद के एक अपार्टमेंट पर भी रॉकेट से हमला हुआ। चुनाव खत्म होने के बाद रूस में घुसे विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। बेलगोरोद और कुर्स्क को रूस की सेना ने घेर लिया है। एमएलआरएस और आर्टिलरी से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को टारगेट तय करके हमले का निर्देश दिया है ताकि रूस के अपने शहरी खंडहर में तब्दील ना हो जाएं। यही वजह है कि रूस हवाई हमले कर रहा है। रूस में रशियन वॉलंटियर कोर को बैन कर दिया गया है। 2500 विद्रोहियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है। विद्रोहियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। रूस ने दावा किया है कि अब बेलगोरोद से और विद्रोहियों के घुसने की गुंजाइश नहीं है। रूस ने बेलगोरोद बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती कर दी है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1000 सैनिकों को मारने का दावा किया है। बेलगोरोद में घुसने की कोशिश कर रहे 150 सैनिकों को भी खत्म कर दिया गया है। रूस अब यूक्रेन की सीमा पर एक बफर जोन बनाने जा रहा है। चुनाव के बाद एक बार फिर यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस समय सबसे भीषण जंग बेलगोरोद में जारी है, जहां सेना और विद्रोहियों के बीच दिन रात युद्ध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ब्लैक सी में रूस को अभी तक जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसलिए अब रूस ने नई रणनीति बनाई है जिसमें क्रीमिया को अवैध किले में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल से लेकर स्नेक आइलैंड तक युद्धपोत की तैनाती की जा रही है और उन पर ऐसी मशीन गन लगाई जा रही है जो यूक्रेन के सी ड्रोन का खात्मा कर सकती है। यानी रूस अब काले सागर में बड़ी तैयारी कर चुका है जिससे ब्लैक सी फ्रंट पर भी यूक्रेन को पीछे धकेल सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यूक्रेन के साथ मिलकर ब्रिटेन ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे काले सागर में बारूदी जलजला आ सकता है। जिस काले सागर से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, अब वही काला सागर फिर से धधकने वाला है। युद्ध का मोर्चा फिर से काले सागर में खुलने जा रहा है। और इसके लिए रूस जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ये तस्वीर उसकी गवाह है जब रूस के रक्षा मंत्री ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ नेवी के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव भी साथ थे। ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर को हाईटेक बनाने का प्लान वाइस एडमिरल सर्गेई पेंचुक ने ब्रीफ किया, जबकि इससे पहले इसका ब्लूप्रिंट शोइगुल ने प्रेसिडेंट पुतिन से अप्रूव कराया था। ब्लूप्रिंट के मुताबिक क्रीमिया की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य घेरा बनाया जाएगा। सेवेस्तोपोल पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की जाएगी। सेवेस्तोपोल पर बॉम्बर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा घेरा स्नेक आइलैंड तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही सभी छोटे युद्धपोतों को बड़ी कैलिबर मशीन गन से लैस किया जाएगा। यूक्रेन के सी ड्रोन की निगरानी के लिए बोट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। ब्लैक सी में रूस अपने जहाजों पर हाईटेक हथियार लगाने जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्लैक सी में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लैक सी फ्लीट में नए कमांडर को तैनात किया गया है। रूस ब्लैक सी में फिर से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन ने ब्लैक सी में ही पहुंचाया है। क्रीमिया पर कई हमले किए। यही वजह रही कि रूस को सेवेस्तोपोल से अपने युद्धपोत और हथियार दूसरे बेस पर लेकर जाने पड़े थे। अब उन हथियारों को वापस सेवेस्तोपोल लाया जा रहा है। साथ ही क्रीमिया पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। यानी अब फिर से रूस ब्लैक सी में अपनी ताकत बढ़ा रहा है।
रूस जमीन पर युद्ध में फ्रंट फुट पर है, लेकिन काला सागर में युद्ध में पिछड़ रहा था। पुतिन के चुनाव जीतने के बाद से अब रणनीति में बदलाव किया गया है, जिससे ब्लैक सी से लगे पोर्ट और दूसरे इलाकों पर संपूर्ण कब्जा किया जा सके। यही वजह भी है पिछले दिनों रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमले तेज किए और फोकस मोल्दोवा की तरफ शिफ्ट किया है। जाहिर है ऐसे में रूस को ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी, जिससे यूक्रेन के हमले नाकाम किए जा सके। वैसे भी ब्रिटेन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसने यूक्रेन को क्रीमिया और ब्लैक सी में ज्यादा हमले करने के लिए कहा है। जमीन पर ऑपरेशन कम करके ब्लैक सी में पूरी तरह से फोकस करने की सलाह दी है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि ब्रिटिश आर्मी कमांडर टोनी रैडिकन ने यूक्रेन से कहा है कि यूक्रेन को नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंट पर सुरक्षा घेरा बनाकर ब्लैक सी में आक्रामक तेवर रखने चाहिए। ऐसा करने से 2024 में यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा रूस को हो गया है, तभी सर्गेई शोइगु ने ब्लैक सी फ्लीट की कमांड अपने हाथ में ली है। यूक्रेन ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान काले सागर में ही पहुंचाया है। खासकर यूक्रेन के सी ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूक्रेन ने काले सागर में हमले करके 26 छोटे बड़े युद्धपोतों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से 6 जहाज समंदर में डुबो दिए गए।